हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 6 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस बिल इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रॉम अप्रैल टू ट्रंप। एक्चुअली में अभी हुआ क्या, 20 जनवरी के बाद यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनने के बाद, कौन सा प्रेसिडेंट बनने के बाद, 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करने के लिए गए। यूएस कांग्रेस है ना, कांग्रेस किसको कहते हैं वहां पे, जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारे यहाँ संसद है ना, उसी को यूएसए में क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी है, उनके यहाँ पार्लियामेंट को ही कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस की यानी कि अपनी पार्लियामेंट की जॉइंट सेटिंग को एड्रेस करने गए। बहुत सारे इन्होंने स्टेटमेंट दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था रिगार्डिंग रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होते हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब एक तरह से बदले के टैरिफ। ये जो टर्म है डोनाल्ड ट्रंप ने ही मतलब पैदा किया है, और इनका सीधा सा कहना है कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे, ठीक है, तो बदले में हम भी आप पे क्या करेंगे, टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो ये जो बदले के टैरिफ होते हैं है ना, किसी कंट्री के ऊपर लगाए जाते हैं, जब वो कंट्री है ना उस कंट्री पे टैरिफ लगाता है तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो जब से पावर में आए डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, मैं इन कंट्रीज पे टैरिफ लगाऊंगा, इन कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। फाइनली इन्होंने इस डेट को अनाउंस कर दिया कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ कब से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो और ये डेट है अप्रैल 2। ठीक है, तो कांग्रेस की जो जॉइंट सिटिंग है उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला, यूएस प्रेसिडेंट टर्म्स हाई लेवीज बाय इंडिया अदर्स as very unfair. He says if these countries don't manufacture their product in America, they will pay a tariff in some rare cases and rather large one. ठीक है, अब आप स्टेटमेंट को देख रहे होंगे कि इसमें बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। बट एक टर्म जो इन्होंने इस्तेमाल किया, बाई इंडिया एंड अदर्स, इन्होंने किसी कंट्री और कंट्री का नाम ले लिया, इन्होंने कैटेगोरिकली इंडिया का नाम लिया है, बाकी कंट्रीज को किस में डाल दिया इन्होंने, अदर्स में डाल दिया। इसका मतलब ये शो करता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज़्यादा पैनिक में है इंडिया के ट्रेड सरप्लस से। ट्रेड सरप्लस क्या होता है अभी हम समझेंगे, क्योंकि इंडिया का ही नाम इन्होंने लिया है। और इन्होंने बोला कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे आए थे यूएसए की, तो मैंने उनसे क्लियर कह दिया था कि इंडिया यूएस अच्छे रिलेशन एंजॉय करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएगा। ठीक है, या तो आप हमारे टैरिफ हटा दो, अदरवाइज हम आप पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। और इस चीज़ के ऊपर मैं कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता आपसे। ठीक है, इन्होंने बोला है, ही सेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू यूएस लास्ट मंथ, ही मेड इट क्लियर to the Prime Minister Narendra Modi that India will not be spared from the reciprocal tariff and emphasize that nobody can argue with me on tariff structure। तो इन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी को इन्होंने ऐसे बोला है, नोबडी नोज है ना, इंडिया की तरफ से इस पर कोई रिस्पांस नहीं आया है, और बोला भी होगा तो एक सीक्रेट टॉक होती है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये नेचर है कि वो जो बायलैटरल, जो पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टन्स जो बातें होती हैं उनको अक्सर लीक कर देते हैं, है ना, किस बे में बातें होती हैं और उनको लीक करके, है ना। अब इस तरह से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे लेके नहीं आया। इनका सिंपल सा कहना है रेसिप्रोकल टैरिफ पे, इफ़ यू डोंट मेक योर प्रोडक्ट इन अमेरिका, however under the Trump administration you will pay a tariff, in some cases a rather large one. Mr. Trump said other countries have used tariff against us for decades, now it's our turn to start using them against those other countries। इन्होंने सीधे बोला है कि वन वे ट्रैफिक नहीं चलने वाला है। बहुत सारे कंट्री हैं, है ना, 20-30 साल से हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रीफरेंस दे रहे हैं। पीटीए, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करता है अमेरिका, जिसके थ्रू अमेरिका अदर कंट्रीज पे टैरिफ नहीं लगाता है, जिनके साथ ये एग्रीमेंट करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब ये नहीं चलेगा, अब हमारा टर्म है, अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम भी बदले में आप पे टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जॉइंट सेशन में ये बातें इन्होंने कही है। तो ये टैरिफ की बात बहुत ज़्यादा होती है, व्हाट इज दिस टैरिफ, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको, है ना। उससे पहले जानते हैं कि ये इंडिया को इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं टैरिफ्स के ऊपर। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं भी बने थे तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि डिफेंस में, स्पेस में, सब में इंडिया यूएस के जो रिलेशन है, नए नए माइलस्टोन बनाएंगे, बट इन द फील्ड ऑफ ट्रेड
इंडिया और यूएस है ना पोल सपाट खड़े होने वाले हैं। इंडिया यूएसए को पसंद नहीं करेगा, यूएसए इंडिया को पसंद नहीं करेगा। क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप किस साइकी के इंसान है, नेशनलिस्ट टाइप के इंसान है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इन्होंने सीधे बोल दिया, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के प्रेशराइज कर रहे हैं कंट्री को। क्लियरली बोला है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बनाते हो तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब इनका सीधा सा कहना है कि आपको अगर टैरिफ से बचना है तो आप अपनी कंपनी उठा के, प्लांट उठा के कहाँ आ जाओ, यूएसए आ जाओ और जीरो टैरिफ एंजॉय करो। अदर कंट्री से आएंगे तो हम तो टैरिफ उन पे लगाने जा रहे हैं। बात करें इंडिया से इतना ज़्यादा खफा क्यों रहते हैं टैरिफ के इशूज पे डोनाल्ड ट्रंप, तो अगर आप इंडिया यूएस का ट्रेड देखो तो आप इसका डिफरेंस पता चलेगा आपको। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट टू द यूएस कब से कब तक का ये आंकड़ा है, अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक का आंकड़ा है ये, ठीक है। और अगर बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट की तो इंडिया ने यूएसए को टोटल जो एक्सपोर्ट किए हैं $52.9 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी 7.6 बिलियन सबसे टॉप पे, उसके बाद आपका प्रीशियस स्टोन मेटल्स 6.3 बिलियन, इसके अलावा फिर फार्मास्यूटिकल्स 5.9 बिलियन। अगर ऑन द अदर हैंड यूएस का एक्सपोर्ट देखें टुवर्ड्स इंडिया तो हमें पता चलेगा कि यूएस हमें कितने का एक्सपोर्ट करता है 29.6, यानी कि अगर आप देखो इंडिया का एक्सपोर्ट कहीं ज़्यादा है यूएस से। तो इंडिया का क्या है इनके साथ, ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। क्या होता है ये ट्रेड सरप्लस, ठीक है, जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट, ठीक है, उसके इंपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, ट्रेड सरप्लस बोला जाता है, ठीक है। और जब कभी किसी कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। 3 टर्म्स होती हैं। और जब किसी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होते हैं, इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, तो इसको बोला जाता है ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो अगर इंडिया की टर्म्स में देखें तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ इंपोर्ट, तो ट्रेड सरप्लस है इंडिया का यूएसए के साथ में। और यही बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा पैनिक करती है, ठीक है, कि भाई इंडिया क्यों एंजॉय कर रहा है ये ट्रेड सरप्लस, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर हम नहीं कर रहे हैं तो बात ट्रेड बैलेंस पे तो आनी चाहिए, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं कि भाई इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूएस के प्रोडक्ट पे, मीनवाइल हम कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, तो दैट इज वाई ये इंडिया के खिलाफ इतना एग्रेसिव दिखाई देते हैं। पिछली बार यही बातें इन्होंने चाइना को लेके की थी, चाइना के खिलाफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे थे, बट इस बार ये इंडिया को मेंशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब या हो सकता है कि इंडिया के साथ कुछ टीस हो इनको, या फिर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि मैं तुम्हें टारगेट करूंगा बट डोंट माइंड, ठीक है, बट है ना जो बोलूँगा वो करूँगा नहीं आपके लिए, है ना। तो ये रहा ट्रेड सरप्लस के बारे में। बात करें अगर टैरिफ्स की तो व्हाट इज द टैरिफ, तो टैरिफ एक टैक्स होता है एक्चुअली में, ठीक है, एक टैक्स होता है जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट इंपोज करती है किस पे, दूसरी कंट्री से आए हुए प्रोडक्ट पे, यानी कि इंपोर्टेड चीजों पे, ठीक है। तो टैरिफ इज ए टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन द इंपोर्टेड थिंग्स, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडिया, ठीक है, इंडिया मतलब इंडिया की गवर्नमेंट, है ना। अगर कोई चीज आ रही है यूएसए से 100 रुपए की, ठीक है, और इंडिया ने कहा कि अगर यूएसए से कोई भी चीज आएगी हम उस पर क्या लगाएंगे, 20% टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, 20 रुपए हम उससे पोर्ट पे ही वसूल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिया आते आते 100 रुपए की चीज कितने की हो गई, 120 रुपए की हो गई, ठीक है। अब जब ये इंडिया में बिकेगी तो कम से कम 121 रुपए में तो बेचा ही जाएगा, है ना। और अगर टैरिफ नहीं लग रहे थे तो ये 100 रुपए की आ रही थी तो 101 रुपए में बेचा जा सकता कम से कम, ठीक है। तो 20 रुपए का अंतर क्रिएट कर दिया, जिससे क्या होता है मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो लेने में हेजिटेट करते हैं ऐसे प्रोडक्ट की बहुत महंगा है, ठीक है। इसी चीज से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, तो इसीलिए बात कर रहे हैं कि अगर आप हम पे जितने टैरिफ लगाओगे हम भी आप पे लगाएंगे। अब क्या करेगा इंडिया, जब भेजेगा अपने प्रोडक्ट को तो वैसे भी क्या करेगा 20% की 25% की ड्यूटी इन पे लगा देगा। तो ये होते हैं टैरिफ एक्चुअली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं।
सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम तमिलनाडु। बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है स्टेट, और पता नहीं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को बार बार मानने से मना कर रहे हैं या फिर उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने बोला है रिटेन एग्जिस्टिंग लोकसभा सीट फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स तमिलनाडु पार्टीज। ठीक है, अब एक इशू हमने पढ़ा होगा कि कैसे ये एनईपी को रजिस्ट कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे क्योंकि हिंदी इम्पोज हो रही है। अब ये आ गए हैं डीलिमिटेशन पे। डीलिमिटेशन क्या होता है अभी हम जानेंगे। इन्होंने एक बोला है सिंपली कि इन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमिलनाडु की जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी शामिल थी, और उन्होंने कहा कि देखो अगर डीलिमिटेशन होता है तो जो तमिलनाडु का जो रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट में वो कम हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है वो रेस्पेक्टिवली स्लोली बढ़ी है। जो नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात करें, जो यूपी है, एमपी हो गया, बिहार हो गया, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो हम कैंडिडेट चुनते हैं या फिर जो लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या फिर पार्लियामेंट के लिए जो हम एरिया चुनते हैं वो किसके बेसिस पे सुनते हैं? पॉपुलेशन के बेसिस पे सुनते हैं। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा है तो नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा सीटें मिलेंगी पार्लियामेंट में, ठीक है, और साउथ इंडिया को कम मिलेंगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो पावर है वो सेंट्रल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, पार्लियामेंट में कमज़ोर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हम इस डीलिमिटेशन से कहते हैं या तो इस डीलिमिटेशन को बिल्कुल रोक दिया जाए, क्योंकि डीलिमिटेशन सरकार की मजबूरी है, 2026 तक करना है। ठीक है, तो या तो इस डीलिमिटेशन को रोक दिया जाए, किया ही नहीं जाए, या फिर एक काम किया जाए कि जो नंबर है साउथ की जो सीटों का, खास करके तमिलनाडु की सीटों का, उसको अनचेंज रखा जाए टिल 30 ईयर। ठीक है, तो ये डिमांड इन्होंने करी है। ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हियर ऑन वेडनेसडे unanimously argued the center to retain the existing number of Lok Sabha seat and the boundaries, constitutional boundaries for the next 30 years beyond 2026। ठीक है, डीलिमिटेशन क्या होता है? ये डीलिमिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो बाउंड्री है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स के लिए जो बाउंड्रीज हैं, है ना, कि उनका एरिया कहाँ तक होगा, इसको डिफाइन करता है। भाई इंडिया हमारा बहुत बड़ा है तो इसको कई सारे हिस्सों में बांट दिया गया है, कई सारी लोकसभा सीटों में इसको बांट दिया गया सेंट्रल लेवल पे, है ना। और ये एरिया, अगर एरिया की बात करें, है ना, इस एरिया की बात करें तो एरिया वाइज तो बड़ा छोटा हो सकता है बट पॉपुलेशन वाइज सेम होता है। ये एम रहता है डीलिमिटेशन का कि भाई, है ना, ताकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, और कोई एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 50 है, ठीक है। अब वोटिंग होती है एमपी के लिए, तो यहाँ एमपी के लिए कितने लोग वोट डाल रहे हैं? एक एमपी के लिए 100 लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ कितने लोग वोट डाल रहे हैं? है ना, 50 लोग वोट डाल रहे हैं। मान लो जीतने वाले एमपी को यहाँ 51 वोट मिले, यहाँ 51 पे जीत जाएगा कोई भी एमपी अगर दो ही कैंडिडेट खड़े हैं, और यहाँ पे 26 पे जीत जाएगा। यानी कि क्या हुआ, ये जो कम आबादी वाला एरिया है, यहाँ के वोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना, यहाँ पे कितने वोट डालने पड़ रहे हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए? 51, और यहाँ पे कितने डालने पड़ रहे हैं? 26। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है डेमोग्राफिक चेंज की वजह से, इसी डिस्क्रिमिनेशन को चेंज करने के लिए और वन वोट वन वैल्यू की का जो नोशन है, मोटो है, उसको बनाए रखने के लिए डीलिमिटेशन समय समय पर किया जाता है। 4 बार अभी तक डीलिमिटेशन किया गया है। 1952 में किया गया है, 1963 में किया गया है, 1973 में किया गया है और 2002 में किया गया है। 2002 के डीलिमिटेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये डिसाइड कर दिया कि जो डीलिमिटेशन है अब वो 2026 के बाद होगा, ठीक है। वैसे जो आर्टिकल है 82, आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि डीलिमिटेशन क्या होगा, हर 10 साल बाद जब सेंसस होगा, ठीक है, उसके बाद कंडक्ट कराया जाएगा। ये देख सकते हो, देखो 1951 में सेंसस हुआ होगा तो 1952 में डीलिमिटेशन हो गया, 1961 में सेंसस हुआ तो 1963 में डीलिमिटेशन हो गया, 1971 में सेंसस हुआ तो 1973 में सेंसस हो गया, डीलिमिटेशन हो गया, 2001 में सेंसस हुआ तो 2002 में डीलिमिटेशन हो गया। तो हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन करने का प्रोविजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82। 81 में
आर्टिकल 81 क्या कहता है ना, जो लोकसभा है उसकी सीटों को डिफाइन करता है कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, 552। बाद में ये 2 हटा दी गई जो एंग्लो इंडियंस के लिए होती थी, ठीक है, जिसमें से 530 किसके लिए होंगी, स्टेट के लिए होंगी, 20 हमारी यूटीज के लिए होंगी और 530 स्टेट के लिए। जो 2 एंग्लो इंडियन के लिए थी, इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल आउट कर दिया गया। तो ये सोल पर्पज है आपके डिलिमिटेशन का। चलिए नेक्स्ट न्यूज, कैग फिनांस कमीशन होल्ड कंसल्टेशन ऑन पब्लिक फिनांस फिस्कल चैलेंजेस। तो हम सबको पता है कि जो 16th फिनांस कमीशन है वो बन गया है, ठीक है। अब फिनांस कमीशन का काम क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस हैं, ठीक है, उनका बंटवारा करना सही तरीके से, ठीक है। तो अब फिनांस कमीशन बना है तो ये ये जानना पड़ेगा ना कि कितना वेल्थ है, तो इसे एक ऑडिट की जरूरत होगी। तो हमारे जो फिनांस कमीशन के चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया, ये मिले हैं हमारे कैग से, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका नाम है के संजय मूर्ति। और के संजय मूर्ति के साथ मीटिंग हुई और इन्होंने बहुत सारे जो डेटाज हैं वो फिनांस कमीशन के साथ शेयर किए, ताकि जो फिनांस कमीशन है वो क्या कर पाए, सही से इवैल्यूएशन कर पाए टैक्स के बंटवारे का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। किस पे फोकस था, किस तरह के एरियाज पे किस तरह का डेटा शेयर किया गया, यूनियन और स्टेट फिनांस से रिलेटेड डेटा शेयर किया गया, लोकल बॉडीज से रिलेटेड डेटा शेयर किया गया, एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से रिलेटेड जो डेटा है वो सबमिट किया गया। तो एक जनरल प्रोसेस है, जब कभी भी फिनांस कमीशन बनता है तो कैग से डेटा लेता है, ठीक है। अगर बात करें फिनांस कमीशन की तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280, ठीक है, प्रेसिडेंट को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि वो हर 5 साल बाद क्या बनाएंगे, एक फिनांस कमीशन बनाएंगे, ठीक है। अब इसका एक चेयरमैन होगा और इसमें 4 मेंबर होंगे। तो इसके चेयरमैन कौन है इस बार 16th के, अरविंद पनगड़िया। अगर बात करें कैग की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसको बनाया गया है आर्टिकल 148 के तहत। कि आर्टिकल 148 क्या कहता है कि हमारे देश का एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा और ये क्या करेगा, है ना, जितने भी सरकार के फिनांस है उनका एक लेखा जोखा रखेगा। एक तरह से ये मुनीम होता है हमारी सरकार का, ठीक है। 148 से लेके 151 तक कंट्रोलर जनरल के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, उसके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो नेक्स्ट न्यूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बाय 1 लाख करोड़ जीसैक मास्टर स्ट्रोक, ठीक है। और अभी आप समझोगे कि कैसे सरकार आपको पैसा देके तुरंत आपसे पैसा छीन लेती है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे अनाउंस ओपन मार्केट परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ 1 लाख करोड़, ठीक है, ओपन मार्केट के थ्रू। तो जब आपने क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी एग्जाम अपने बुक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में, OMO, ठीक है। क्या कहता है OMO कि जब कभी भी मार्केट में मनी सप्लाई कम या ज़्यादा हो जाती है ना, तो बहुत सारे जो रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, CRR, इनको घटाया बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब CRR, ये जो रेट्स हैं, रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, ये क्या करती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों के एंड से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। बट उस सिचुएशन का क्या कि जब मार्केट में पैसा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, गवर्नमेंट से सिक्योरिटी लेगा और जाएगा मार्केट में। मान लो मनी सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो गवर्नमेंट से कहेगा कि आप अपनी सिक्योरिटी दो, जीसैक दो, और इन्हें मार्केट में क्या करना शुरू कर देगा, बेचना शुरू कर देगा, सेल करना शुरू कर देगा। लोग कहेंगे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा श्योर है, इन्हें हाथों हाथ परचेज कर देंगे, और लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी परचेज कर लेंगे और अपना सारा पैसा किसको दे देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देंगे। क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। जब कभी डिफ्लेशन या रिसेशन आता है तो उल्टा फिनोमिना होता है, ठीक है। यही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों को दी थी, इनको क्या करना शुरू कर देता है, परचेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब परचेज करेगा लोगों से तो लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी गवर्नमेंट RBI को दे देंगे और पैसा किसके पास चला जाएगा,
आपकी आरबीआई के पास चला जाएगा। बहुत आप पैसा किसके पास चला जाएगा, लोगों के पास चला जाएगा। सिक्योरिटी किसके पास चली जाएंगी, आरबीआई के पास चली जाएंगी। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द मूव फॉलोड ए रिव्यू ऑफ करंट इवॉल्विंग लिक्विडिटी कंडीशन, बैंकिंग रेगुलेटर सेट। ठीक है, इससे क्या होगा देखो, है ना, अभी क्या है कि अब लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम है। हमने बजट में भी देखा होगा कि कैसे 12 लाख तक की जो इनकम है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है ना, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। बट गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है, आरबीआई सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है कि अभी और मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। अब क्या कर रही है, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको परचेज कर रही है ना। अब आरबीआई बैठेगा कि भाई जिसको अपनी सिक्योरिटी बेचनी है वो बेच दो, ठीक है। तो लोग अपनी सिक्योरिटीज लेके आएंगे, आरबीआई को देंगे, आरबीआई उन्हें क्या दे देगा, पैसे दे देगा, लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया इस तरह से मार्केट में और इंजेक्ट किया जाएगा, 1 लाख करोड़। ठीक है, इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ओवरऑल सर्विस एंड एग्रीकल्चर जो भी हमारी प्राइमरी सेक्टर है वो पूरा का पूरा ग्रो करेगा। तो कुल मिला के परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है, बजट से जोड़ के आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम ग्रीनलैंड, और इसमें भी ट्रंप इन्वॉल्व है। ग्रीनलैंड इज आवर्स सेज प्राइम मिनिस्टर एजगीट डिफाइंग ट्रंप थ्रेट। तो डोनाल्ड ट्रंप ज्वाइंट सेशन को अभी हमने डिस्कस किया था, ज्वाइंट सेशन को कांग्रेस के एड्रेस करने गए थे, तो टैरिफ को लेके बातें बोली, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके बातें बोली। इन्होंने एक बात और बोली, ठीक है, इन्होंने बोला कि हम डोनाल्ड जो ग्रीनलैंड है, ठीक है, हम उसको अपना बनाने जा रहे हैं, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। वी स्ट्रांगली सपोर्ट द राइट टू डिटर्मिनेशन योर ओन फ्यूचर एंड इफ यू चूज वी वेलकम यू इनटू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मिस्टर ट्रंप सेड। वी विल कीप यू सेफ, वी विल मेक यू रिच एंड टुगेदर वी विल टेक ग्रीनलैंड टू हाइट लाइक यू हैव नेवर थॉट पॉसिबल बिफोर। तो इन्होंने मतलब जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, है ना, उनको ल्योर करने की कोशिश की है, ललचाने की कोशिश की है कि आप पार्ट बन जाओ यूएसए का एंड हम आपको बहुत रिच बना देंगे, हम आपके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी बातें इन्होंने बोली हैं। उसी के ऊपर इन्होंने बाद में ये भी बोला कि भाई हम किसी भी तरीके से, चाहे, है ना, माई वे और अनदर वे, इन्होंने सीधे बोला है ट्रंप ने, हम ग्रीनलैंड को लेके रहेंगे। तो उसी पर जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका टेक आया है, ग्रीनलैंड इज आवर्स एंड कैन नॉट बी टेकन और बॉट। डोनाल्ड ट्रंप दैट, है ना, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दैट द यूएस विल एक्वायर द टेरिटरी वन वे और अनदर। तो दोनों तरफ से इन्होंने, है ना, जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने कह दिया कि ना तो बेच, नॉट फॉर सेल, है ना, और ना हमसे कोई ले सकता है, ये हमारा है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे वन वे और अनदर। प्राइम मिनिस्टर म्यूट बोरिप एजगीट said the Iceland citizens are neither American nor Danish because they are Greenlandese। ठीक है, ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो आप देखो यहाँ मैप में आपको ये ग्रीनलैंड दिखेगा, ठीक है, बहुत बड़ा है ये ग्रीनलैंड, ये रहा, ये रहा ग्रीनलैंड, ठीक है। बट लोग समझते हैं कि ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये डेनमार्क की एक्सटेंडेड टेरिटरी है, डेनमार्क का एक कॉलोनी है, ठीक है। इसकी जो पॉपुलेशन है हार्डली 50,000 है, 60,000 लोग, 50 से 60,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब यूएसए क्या है, इसको ऑक्यूपाई करना चाह रहा है क्योंकि आर्कटिक ओशन, है ना, बिल्कुल पास में है इसके। और आर्कटिक ओशन किसके लिए जाना जाता है, बहुत सारे मिनरल्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पे डिटेक्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा मिनरल। तो यूएस भी इस एरिया में क्या होना चाहता है, इंडल्ज होना चाहता है, दैट इज वाई उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, ठीक है। अगर बात करें ग्रीनलैंड की तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर बात करें कैपिटल की तो इसकी कैपिटल क्या है, न्यूक है। पॉपुलेशन है ना 56,000, यानी कि 50 से 60 करोड़ के बीच में। ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंडिस है। करेंसी आपकी डेनिश क्रोन है क्योंकि डेनमार्क की टेरिटरी है ये, ठीक है। और एरिया, ठीक है। कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये नॉर्थ अमेरिका में, याद रखना, ये यूरोप में नहीं आता, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। तो कैपिटल इसकी याद रखेंगे न्यूक है, ठीक है। अगर बात करें किन किन ओशन से घिरा हुआ है तो 2 ओशन हैं इसके अगल बगल, एक तो आर्कटिक ओशन, नीचे फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अटलांटिक ओशन। अगर बात करें इसके नेबरिंग कंट्रीज की तो आपको इसके नेबरिंग कंट्रीज 2 देखने को मिलेंगे, एक तो आपका आइसलैंड, दूसरा आपका यहाँ पे कनाडा, कनाडा के पास में है, ठीक है।
तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 7 मार्च के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।